جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है, उसकी क्या तफसीलात हैं, हुकूमत ने कितना इजाफा किया है वो आपको बताऊंगा। माजी में इस हवाले से वो किस किस्म की बातें करते रहे उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आसिफ अली जरदारी पे अपनी कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया है इमरान खान साहब ने। क्या आसिफ अली जरदारी पे माजी में भी कोई ऐसे इल्जामात लगे या इमरान खान साहब ने पहली दफा कोई ऐसी बात की है? उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। मरियम बीबी की वापसी, पीएमएलएन के अंदर जो उनकी लीडरशिप है उसके हवाले से कुछ खबरें हैं और कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले जो है ना, हम पेट्रोल की कीमतों पे आते हैं। 35 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। कुछ अरसा कबल जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और पेट्रोल की कीमत में थोड़ा इजाफा होता था या किसी भी चीज की कीमत में थोड़ा सा इजाफा होता था, तो एक बड़े इंटेलिजेंट पीएमएलएन के लीडर हैं, अभी उनकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी वायरल है और वो खड़े होकर कह रहे हैं गद्दार हैं, मुल्क बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आईएमएफ के कहने के ऊपर कीमत बढ़ा दी। किस किस्म की बातें होती थी। मैं उन लीडरान के नाम नहीं लेता, आपको पता है कि वो किस किस्म की बातें करते थे। अब एक ही दिन 35 रुपए जो इजाफा हुआ है, मतलब उस पे इंसान क्या कहे। जब इनकी अपनी तहरीक चल रही थी महंगाई मुकाओ वाली, उसके अंदर जनाब एक तस्वीर बड़ी मिफ्ता साहब ने उस जमाने में शेयर की थी और उस तस्वीर में लिखा हुआ है जनाब, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, मैं 150 रुपए लीटर पेट्रोल डलवा कर कैसे गुजारा करूं, महंगाई मुकाओ, मैं इस नायल वजीर आजम को हटाने इस्लामाबाद आ रहा हूं। तो नायल वजीर आजम को उस वक्त हटाना था क्योंकि उस वजीर आजम के दौर में पेट्रोल जो है वो 150 रुपए का था। अब पेट्रोल कितने का है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। डीजल कितने का है? एक रात में जितना इन्होंने इजाफा कर दिया, एक दिन में 35 रुपए का। लेकिन अब ना महंगाई है ना कुछ है। और मिफ्ता साहब भी जो है ना, जब उनके दौर में चीजें हो रही थी तो उनके ऊपर बड़ी तनकीद होती थी। अब मरियम बीबी कह रही है जी इसाक डार के ऊपर आप ट्रस्ट करें, उनको चांस दें। भाई कितने चांस उनको पहले मिल चुके हैं। पर एनीवे हमारे पास कौन सी कोई चॉइस है या आवाम के पास कौन सी चॉइस है? कोई वोट दे के तो नहीं लेके आए ना, कोई इलेक्शंस तो नहीं हुए थे तो ये हुकूमत चुनी गई और उसके नतीजे में डार साहब आए और आप लोगों की हुकूमत बनी। ये तो सारी जमातों ने मिलकर जिस तरह हुकूमत बनाई वो भी सबके सामने है। कुछ दानिश्वर और साफी कहते हैं जी पहली दफा आइन के मुताबिक हुकूमत का खात्मा हुआ। 9 महीने वो इस हुकूमत का दिफा करते रहे और अब अचानक उन्होंने भी अपने रवैये बदल लिए और हुकूमत के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दिया। पर इस डिजिटल दौर में आप अवामी शऊर की इतनी तौहीन तो नहीं कर सकते ना। 9 महीने में आपने क्या क्या दिफा किया, आपके कॉलम्स, आपके तज्जियों, आपके प्रोग्रामों में सारी तनकीद का रुख रहा इमरान खान की तरफ कि सारी बुराइयां उसमें हैं, वो सियासी तौर पे नाकाम हो गया, ये हो गया। इस तरफ आप आए नहीं और अब जब आपको पता चला है कि सामने सब कुछ आ गया, अब तो अवाम जो है वो देख रही है और हालत ये हो चुकी है कि यकीनन आपको भी नुकसान हो रहा होगा। तो अब आप एकदम से हुकूमत पे तनकीद करना शुरू हो गए। अच्छा, मैं आसिफ अली जरदारी साहब पे जो खान साहब ने इल्जाम लगाया उसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन मरियम बीबी की जो वापसी हुई उस वापसी के साथ ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा। मैं शहबाज शरीफ साहब क्या मरियम बीबी की वापसी को नाकाम बनाने की ये साजिश तो नहीं की कहीं ब्यूरोक्रेट्स ने या कुछ जेलस लोगों ने? 2 दिन इंतजार हो सकता था, कुछ 4 दिन पहले ये इजाफा हो सकता था। जरूरी था कि जो ही मरियम बीबी आए और साथ ही कौम को जो है खुशखबरी सुना दी जाए कि पेट्रोल और डीजल 35 रुपए महंगा हो गया। तो ये तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर कोई ऐसी साजिश हुई है जिससे मरियम बीबी की वापसी के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। ये तासुर मिलता है। हो सकता है ये तासुर गलत हो, इसलिए कि आपने आईएमएफ को रोकी रखा, अरबों डॉलर का नुकसान करवाया, अब सारी उसकी शराइत मान रहे हैं। तो इतना अरसा जहां पे रोका था या तो कुछ दिन पहले एक्सेप्ट कर लेते या मरियम बीबी के आने के 2-4 दिन इंतजार कर लेते। जो ही वो आई हैं और 35 रुपए। अब तो आपने बुनियादी तौर पे ये तासुर दिया कि मरियम आई है तो 35 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, उनके वालिद आएंगे तो हम 70 रुपए बढ़ा देंगे। तो मेरे ख्याल में ये तो उनके वापसी को सबोटाज करने की कोशिश लगती है मुझे कि जिस तरफ से भी है। अच्छा, दूसरा मरियम साहबा के साथ वो आप लोगों ने कल देखी होगी तस्वीर, वो जिस फ्लाइट में वो आई, वो पीआईए के बंदे जनाब विक्ट्री बना रहे हैं, एयर होस्टेस तस्वीरें खींच रही है और साथ वो वीडियो बना रही है और उसको बता रही है विक्ट्री का साइन ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ, ये करो वो करो। तो मतलब आप कुछ जेलिस लोग कहेंगे कि ये सारी इन्होंने फ्लाइट मैनेज की हुई थी, पर ऐसी बात नहीं, वो अवामी जज्बात और अवामी प्यार था।
अच्छा, एक और चीज, जब ये वापस आई हैं मरियम बीबी तो इनको रिसीव करने के लिए ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, सारे सफेद बालों वाले सीनियर लीडर्स, और जैसे वो ताबेदारी से पीछे पीछे चल रहे थे, और फिर ये मारूसी सियासत के खिलाफ बात भी करते हैं और कहते हैं हम मारूसी सियासत के खिलाफ हैं, लीडर ये है, लीडर वो है। तो क्या इन सब की खिदमत मरियम बीबी से कम थी कि उनको लंदन में बैठे बैठे चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया गया? और ये सारे जो हैं, फिर वो कुछ दोस्तों ने तस्वीरें और वीडियोस भी शो की हुई है कि वो दरवाजे से आ रही हैं एक जगह पे मरियम बीबी और ख्वाजा साद रफीक, जो चीचक ज़दा जमहूरियत की बात करते थे, खानदानी मौरूसियत वाली चीचक ज़दा जमहूरियत वाले ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं, वो इतनी ताबेदारी से ऐसे खड़े हुए और झुके, और मरियम बीबी आगे से पहले गुजरी। तो मेरे ख्याल में चीचक ज़दा जमहूरियत जो है वो सिर्फ डायलॉग से तो नहीं खत्म होगी ना। चीचक ज़दा जमहूरियत तब खत्म होगी कि जब सारी जमातों के अंदर मेरिट पे फैसले होंगे, मेरिट पे क़यादत आएगी, सामने आएगी, चाहे वो कोई भी जमात हो, पीटीआई हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, जो भी जमातें हों। चीचक जो है मेरे ख्याल में हमें उस वक्त जो है वो याद नहीं आती जब लीडरशिप सामने आती है, आगे पीछे हमें बड़ी चीचक याद आती है। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर इमरान खान ने एक इल्जाम लगाया, और वो बड़ा संगीन इल्जाम है। अब वो जो उनके ऊपर इल्जाम है, खान साहब को उसके सबूत देने चाहिए अगर उनके पास सबूत है। ये मुतालबा बिल्कुल जायज है। कोई भी शख्स अगर ये कहता है कि जी कोई उनके पास ऐसी चीज है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो वो सबूत देने चाहिए, सबूत सामने रखने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए कि संगीन इल्जाम है, आप किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम तो नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ दोस्त ऐसा भी तासुर देते रहे कि जैसे इमरान खान ने ये इल्जाम अब्दुल सत्तार एदी पे लगा दिया। आज से पहले ये इल्जाम कभी उस शख्स पे लगा ही नहीं, उसके हवाले से ये बात कर दी। अब सच है झूठ है वो तो देखे ना, खान साहब सबूत देंगे। जिस तरह मैंने पहले अर्ज कर दी कि आपको इस तरह जब आप इल्जाम लगाते हैं तो फिर आपके ऊपर ओनस है कि आपने उसको प्रूव भी करना। लेकिन ये अब्दुल सत्तार एदी या मदर ट्रीजा या फिर किसी और जो है कोई ऐसी फलाई इदारे के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया गया किसी ऐसी शख्सियत पे। अनफॉर्चुनेटली आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर माजी में भी इस तरह इल्जाम लगते रहे। उनकी अपनी जो है बेगम की भाई की बेटी फातिमा भुट्टो साहिबा ने इल्जाम लगाया आसिफ अली जरदारी साहब पे, और जो वो इल्जाम लगाया वो हर जगह पे कौम ने देखा। अगर ये सामने आप गल्फ न्यूज की खबर देख लें तो गल्फ न्यूज ने भी इसको रिपोर्ट किया, भुट्टोज नीस सेज जरदारी किल्ड हर फादर। ये उन्होंने बराह रास्त इल्जाम लगाया। तो ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि उनके ऊपर और किस तरह के और किस किस्म के पहले भी इस तरह के इल्जाम लग चुके हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ये बरतानिया का गार्डियन अखबार है, उसमें काफी अरसा पहले खबर लगी कि भुट्टोज हस्बैंड अरेस्टेड इन मर्डर इंक्वायरी। बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड आसिफ अली जरदारी साहब की बात हो रही है, और ये 2004 की खबर है। भुट्टोज हस्बैंड अरेस्टेड इन मर्डर इंक्वायरी, पुलिस टुडे अरेस्टेड। उन्होंने सारा लिखा कि हस्बैंड ऑफ फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भुट्टो इन कनेक्शन विद किलिंग ऑफ ए फॉर्मर जज एंड हिज सन। एक जज साहब के कत्ल का इल्जाम भी उनके ऊपर लगा। मिस्टर जरदारी हु वाज मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, मोहतरमा की हुकूमत में वो इन्वेस्टमेंट के मिनिस्टर थे कैबिनेट में, इसमें लिखा हुआ है, और फेसेस ए नंबर ऑफ चार्जेस इंक्लूडिंग एलिगेशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर relating to the killing of Justice Nizam Ahmed of Sindh High Court and his son in June 1996। तो उनके ऊपर एक जज, हाई कोर्ट के जज और उनके बेटे का कत्ल का इल्जाम भी है आसिफ अली जरदारी साहब पे। अच्छा, यहां पे बात नहीं खत्म होती। मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर पढ़ के सुनाता हूं। गनमैन किल जज इन ट्रायल ऑफ भुट्टोज हस्बैंड। ठीक है, ये देखें, जो ये ट्रायल हो रहा था आसिफ अली जरदारी का, मास्क्ड मैन आर्म्ड विद ऑटोमेटिक वेपन्स टुडे एम्बुश्ड एंड किल्ड ए पाकिस्तानी जज हु वाज ट्राइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भुट्टोज हस्बैंड। मिस भुट्टोज पॉलिटिकल फोर्स blamed her followers for the attack which killed Judge Nabi Sher Jinejo as well as his driver and a police guard while the judge was being driven from court। ठीक है, ये भी आसिफ अली जरदारी साहब के करप्शन के केसेस सुन रहे थे और इस जज को भी मार दिया गया। और उस वक्त भी ये इल्जाम लगा पीपल्स पार्टी के ऊपर, बेनजीर साहिबा के ऊपर और आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर खुसूसी तौर पे। उनके सियासी मुखालफिन बार बार ये इल्जाम लगाते रहे कि उन्होंने उस जज को मरवाया। तो दो तो जजों के कत्ल के इल्जाम उनके ऊपर हैं। फिर चेयरमैन जो स्टील मिल थे उनकी कत्ल का इल्जाम भी इनके ऊपर लगा, और वो भी दुनिया मुख्तलिफ जगहों पे, इंडिया में भी रिपोर्ट हुआ, अमेरिका में भी रिपोर्ट हुआ, उसका भी इनके ऊपर इल्जाम लग चुका है माजी में। और उसके अलावा
اور بھی بہت سارے الزامات، ذوالفقار مرزا صاحب نے الزامات لگائے قتل کے کس قسم کے. تو جو کچھ لوگ ایک دم سے یہ تاثر دے رہے تھے پیپلز پارٹی کے اندر سے کہ جیسے ایک دم سے مدر ٹریسا کے اوپر یا عبدالستار ایدھی صاحب کے اوپر عمران خان نے الزام لگا دی. بھائی ایسی بات نہیں ہے. زرداری صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے جہاں پہ ان پہ الزامات لگتے رہے. بات سمجھنے کی ہے، الزام ہی ہوتا ہے. الزام سے چیز کوئی ثابت تو نہیں ہوتی نا، جب ثابت ہو جائے گی تب بات ہے. تو پر الزام ان پہ پہلے بھی لگتے رہے. اور وہ جو راؤ انوار ہے جس کے اوپر بہت سارے قتل کے فیک انکاؤنٹر کے الزامات ہیں، وہ کس کا بچہ ہے؟ وہ کون کہتا تھا یہ ہمارا بچہ ہے؟ آصف غفور صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ تو کسی اور کا بچہ ہے، یاد ہے نا؟ تو وہ بھی جن کا بچہ ہے. پھر لیاری گینگ وار والے کیا کیا الزامات لگاتے ہیں، اور بھی بہت سارے الزامات ہیں. تو اس طرح کے الزامات انفارچونیٹلی ان کے اوپر پہلے بھی لگتے رہے. یہ کوئی پہلی دفعہ ان کے اوپر الزام نہیں لگا کہ جناب عمران خان صاحب اٹھیں اور ون فائن مارننگ پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے ایک انوکھا کام کر دیا. اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایسی انفارمیشن ہے، اور خان صاحب کے قریبی لوگ یہ کہتے ہیں، خان صاحب خود یہ کہتے ہیں، ان کی جماعت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کہ یہ فیصلہ کیا ہے مجھے مروانے کا، اور اس میں آصف علی زرداری صاحب ملوث ہیں. اب اگین جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ اتنا سیریس سنگین الزام کسی پہ لگا رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ ثابت بھی کرنا پڑے گا. پھر آپ کو کہیں نہ کہیں وہ کورٹ میں لے کے جانا پڑے گا اگر کورٹ آپ سے پوچھتا ہے یا وہ آپ کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں. پر جو بحث یہ ہو رہی تھی کہ جناب عمران خان صاحب نے کوئی انوکھا الزام لگا دیا آصف علی زرداری پہ. آصف علی زرداری پہ پہلے بھی قتل کے الزامات، قتل کی سازش کے الزامات اور بھی بڑے سنگین قسم کے الزامات لگتے رہے، اور ان کے اپنے قریبی خاندان کی طرف سے لگتے رہے، اپنے قریبی دوستوں کی جانب سے لگائے گئے. ذوالفقار مرزا صاحب نے کیا کیا الزام لگائے. فاطمہ بھٹو کون ہے؟ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھائی کی بیٹی ہے. انہوں نے بھی کہا، دیگر لوگ جو ان کے خاندان کے، ان کی جو بھابھی ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، فاطمہ بھٹو کی جو غنوہ بھٹو صاحبہ جو سٹیپ مدر ہیں ان کی، انہوں نے کیا کیا الزام لگائے. تو زرداری صاحب پہ پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے الزامات لگتے رہے. اچھا، آخر میں ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہوں گا وہ خان صاحب کی ایک ٹویٹ ہے، اور وہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. کرپٹ نائل امپورٹڈ سرکار کے ہاتھوں معیشت کی بد انتظامی کا یہ عالم ہے کہ اس نے ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں تازہ اضافے 33 روپے کی کمی کے ساتھ ڈالر کو 262 روپے پر پہنچایا، عوام پلس تنخواہ دار طبقے کو کچل ڈالا. اب 200 ارب کے منی بجٹ کے ساتھ بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ، 35% کی غیر معمولی مہنگائی متوقع ہے. کہ 35 روپے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ، ڈالر بھی مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، مہنگائی ہوگی. لیکن مہنگائی مارچ مکاؤ جو کرتے ہوتے تھے، جو کہتے تھے نائل وزیر اعظم عمران خان کو ہم نے اتارنا ہے، ابھی وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ کریں، بھروسہ کریں اس پہ، اسحاق ڈار صاحب پہ. تو بھائی مفتاح پہ بھی بھروسہ کر لیتے نا، پر مفتاح پہ بھروسہ نہیں کرنا کیونکہ وہ خاندان کا نہیں تھا، کیونکہ وہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس خاندان کے اندر ہی رہنی ہے، اور وہ اس کا جو بھی ہوگا اس کو آپ نے قبول کرنا، اس کے اوپر آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے. اور مفتاح بیچارے کو اس طرح اس کی ایک طرح سے سیاسی طور پہ مطلب کہ ان کو نقصان ہی پہنچایا، ان کی سبکی کروائی، ان کو جس طریقے سے فارغ کیا گیا. چیچک زدہ جمہوریت پھر کسی کو یاد نہیں آئی. جب اسحاق ڈار کی ناکامی ہوئی تو اب خواجہ صاحب رفیق صاحب کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ چیچک زدہ جمہوریت کیوں نہیں اسحاق ڈار کے استعفے کا مطالبہ کر رہی. وہ چیچک زدہ جمہوریت جو ہے یہ تو پارٹیوں کے اندر ہی ہے نا. پر اینی وے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ مکمل اعتماد حاصل ہے، میاں صاحب کا بھی، مریم بی بی کا بھی. لیکن یہ کسی نے گیم ضرور ڈالی ہے جو مریم بی بی کی واپسی پہ ساتھ ہی پٹرول مہنگا، یار 4 دن پہلے کروا لیتے، 5 دن بعد کروا لیتے. جہاں پہ اتنا نقصان ملک و قوم کا پہلے کروایا ہے، 10 دن آپ اور ہم سے ویٹ کر لیتے. ملک کا ہی نقصان ہونا تھا نا، حکمرانوں کا کیا جانا تھا. ملک کا نقصان ہونا تھا، عوام کا نقصان ہونا تھا، تو وہ 10 دن بعد کر لیتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب اس فیصلے سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کا فائدہ ہوگا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ملک کا نقصان، اس لیے کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ملک کے مفاد میں کیا ہے، ملک کے فائدے میں کیا ہے. اسی وجہ سے تو سارے جید صحافی 9 مہینے ان کا دفاع کرتے رہے اور توپوں کا رخ رکھا بنی گالا کی طرف، عمران خان کی طرف، اور آپ کو بتاتے رہے کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی، اس نے اسمبلیاں توڑ دی، غلطی پہ غلطی، وہ یو ٹرن کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. جب اس نہج پہ حالات پہنچے تو اچانک وہ سارے دوست جو ہے نا
एकदम से कलम को तलवारें बना के सामने आ रहे हैं कि जनाब इसहाक डार नाकाम हो गया, ये हो गया, वो नहीं जी, वो नाकाम नहीं हुआ, आप सब एक्सपोज हुए। जो 9 महीने से उसका दिफा कर रहे थे, जो 9 महीने से ये बता रहे थे कि वो डॉलर नीचे ले आएगा, जो 9 महीने से मसलसल पिछली हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे थे, इमरान खान की हुकूमत में बड़ी बुराइयां थी, गलतियां थी, नाकामियां थी, गवर्नेंस के मसाइल थे, लेकिन वो तो खत्म हो गई। इन तजर्बाकारों को आपने फुल सपोर्ट किया, ना उस तरह पैगाम वो प्रोग्राम्स किए, ना उस तरह कलमों को अपनी तलवारें बनाया। अब जब कौम देख रही है कि क्या हुआ, अब आप अपनी जान बचाने के लिए जनाब एकदम से हुकूमत पे तनकीद करना चलोगे, ना 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 ना, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। इस डिजिटल दौर में इतनी अवामी शऊर की तौहीन नहीं हो सकती। अवाम को सब याद है, सुबह से शाम तक बार बार आपके क्लिप्स, आपकी ट्वीट्स वो शेयर करेंगे और फिर आप उन नौजवानों को कहेंगे कितने बद तहजीब है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।